हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हैंड रिटन नोट का ये प्रैक्टिस से नंबर 3 है। इम्पोर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आए हुए आयोग द्वारा पेपर। ये आपका होम्योपैथिक बेसिक मुख्य परीक्षा का पेपर है जो 2 फरवरी 2025 को हुआ था। इसके उत्तर प्रदेश के प्रश्नों का हम लोग निचोड़ निकालेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। हालाँकि इस प्रैक्टिस सेट को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एमसीक्यू फॉर्म में क्या है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी देखना ज़रूरी है। वहाँ पर आप भले ही दोगुनी स्पीड से देख लें और इसको हमारा पर्पस है आपको मल्टीपल रिवीजन कराना, आपको सिलेक्शन दिलाने तक पहुँचाना, तो ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या गया था, पहले प्रश्न में ये पूछा गया है यहाँ पर कि कुछ लाइब्रेरी दिए गए हैं, पुस्तकालय दिए गए थे और उनकी स्थापना ईयर पूछा था मैचिंग में। क्लियर है? ये पहला प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि कौन-सी पुस्तकालय की स्थापना ईयर कहाँ है और कहाँ पर ये है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें सरस्वती भवन पुस्तकालय की, इम्पोर्टेंट अपने आप में है ये। इसकी स्थापना की बात करें तो 1914 को सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना हुई, इस बात को माइंड में सेट रखेंगे। भाई अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती भवन पुस्तकालय है किस जिले में? ये आपका वाराणसी में। वाराणसी में भी कहाँ है? ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा गया था और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रजा लाइब्रेरी। इसी साल ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक यहाँ पर, एक और किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। रजा लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1774 ईस्वी को हुई और ये है कहाँ पर? रामपुर में है। क्लियर है? रजा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर में। 1774 को इसकी स्थापना हुई। वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई, इस बात को याद रखेंगे। ये आपका प्रयागराज में है और ये बनाया किनके द्वारा गया? मेड बाय एमएमएम। एमएम का मतलब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और बालकृष्ण भट्ट द्वारा भारतीय भवन पुस्तकालय को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, कब बना? 1889 ईस्वी में। इसके अलावा इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, इसकी स्थापना 1869 ईस्वी को बनी और ये नाम में ही इलाहाबाद है, तो ये आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसको थॉर्नहिल मैने मेमोरियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थॉर्नहिल मैने मेमोरियल कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नहिल मैने मेमोरियल के नाम से किस पुस्तकालय को जाना जाता है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद पब्लिक पुस्तकालय को जाना जाता है। इस पुस्तकालय की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, ये है कहाँ पर अवस्थित? तो ये आपका चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में अवस्थित है। क्लियर है? कहाँ पर है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में अवस्थित है। और आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का पुराना नाम अल्फ्रेड पार्क था, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि ओबरा ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? इतना पूछा गया था। तो याद रखेंगे ओबरा थर्मल पावर स्टेशन आपका सोनभद्र में है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सोनभद्र में। अब ओबरा से रिलेटेड ओबरा डैम भी है तो आप सोनभद्र मानेंगे आंसर, ये भी ऐसे लिंक रखेंगे। क्लियर? बाकी अगर हम ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1971 तक ये बन के तैयार हो गया था। ये किसकी सहायता से बना, ये भी पूछा जाता है। तो ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। इसकी क्षमता की बात करें तो 1288 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये थर्मल पावर स्टेशन आपका कोयला आधारित है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि स्टेटमेंट में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ओबरा थर्मल पावर के विषय में गलत है या सही है। तो ये मुख्य बिंदु याद रखेंगे। ये कोयला आधारित है, इसकी क्षमता 1288 मेगावाट है। इसके किनारे कौन सी कोयले की खान है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। सिंगरौली कोयले की खान ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के नज़दीक है और ये भी पूछा जाता है कि सिंगरौली है कहाँ पर? और ये है क्या? सिंगरौली कोयले की खान है, ये आपका सोनभद्र में है। सिंगरौली कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जानेंगे। या पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, सिंगरौली में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये भी आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। याद रखेंगे हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़ में है और आप जानते हैं कि अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना ईयर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
1942 को इसकी स्थापना हुई। 1942 को हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई है कहाँ पर? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है, यहाँ पर पुराना होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नहीं यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह आपका कौन सा है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, याद रखेंगे। फिर इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे, 1967 में इसका पुनरुद्धार किया गया था, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। इस ईयर को भी याद रखेंगे, और किसने इसकी सहायता की थी? रूस ने की थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आप जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र बनाए हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से एनटीपीसी द्वारा बनाए गए ताप विद्युत संयंत्र हैं। क्लियर, ये पूछा जा सकता है और कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, आपको याद रखना होगा। याद रखेंगे, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र किसने बनाया है? सिंगरौली उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र जो है एनटीपीसी द्वारा बनाया गया, और ये है कहाँ पर? सोनभद्र में है। और ये किस प्रकार का है? ये किस पर बेस्ड है? ये कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है, इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें रेहंद ताप विद्युत संयंत्र की, ये भी आपका सोनभद्र में है और कोयला आधारित है। अगर हम लोग दादरी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, दादरी ताप विद्युत गृह है कहाँ? ये इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। जीबीएन में है। जीबीएन का मतलब है यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। दादरी ताप विद्युत संयंत्र गौतम बुद्ध नगर में, ये भी आपका कोयला आधारित है और ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें ऊंचाहार, ऊंचाहार भी इम्पोर्टेंट है। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र आपका रायबरेली में है और ये गैस और कोयला आधारित है, इम्पोर्टेंट है। टांडा वाला इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि टांडा ताप विद्युत गृह है कहाँ पर? तो टांडा ताप विद्युत संयंत्र आपका अंबेडकर नगर में है और ये आपका कोयले आधारित है। ये सभी आपके ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है मेजर ताप विद्युत संयंत्र। मेजर ताप विद्युत संयंत्र है कहाँ? पहले तो ये याद रखेंगे, ये आपका प्रयागराज में है। याद रखेंगे, मेजर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? प्रयागराज में। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एनटीपीसी और यूपीआरबीयूएनएल द्वारा स्थापित किया गया है। एनटीपीसी की आप जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वहीं यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, आर से आपका राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक। इन दोनों के संयोग से मेजा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस क्या करें कि जो रेणुकूट है, पहले तो रेणुकूट है कहाँ पर? रेणुकूट आप जानते हैं सोनभद्र में है, क्लियर। कहाँ पर है? सोनभद्र में। यहाँ पर आप जानते हैं कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर है? क्लियर। हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र आपका रेणुकूट में है। और ये रेणुकूट को पावर कौन देता है? हिंडाल्को को पावर सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंडाल्को एल्युमिनियम जो संयंत्र है इसको विद्युत कौन देता है, किसके द्वारा सप्लाई की जाती है? तो रेहंद परियोजना द्वारा इस संयंत्र को, हिंडाल्को को पावर सप्लाई की जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के मुख्य कितने स्रोत हैं? उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के मुख्यतः विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है और आपके कोयला के द्वारा, मेनली इनके द्वारा बनाई जाती है। बाकी हवा वायु के द्वारा भी बनाई जाती है, ठीक, विंड के द्वारा भी बनाई जाती है। लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश किस पे फोकस है? जल पर और कोयला पर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? अप्रैल 1959 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यार। अप्रैल 1959 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य नियामक आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया? 1998 के एक्ट के तहत किया गया और इसी ईयर में इसका किया गया होगा। भाई अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम तो 1999, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कब आया? 1999 में आया। और इसको लागू कब किया गया? इस एक्ट को सन 2000 में लागू किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद है जो 1959 में बनी, ऊपर देखा हम लोगों ने, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस एक्ट के तहत
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 भागों में बाँटा गया या 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। क्लियर है? वो कौन-कौन से? उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, यूपीआरबी-यूएनएल। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम, है ना? उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम जो है ना, जल वाले विद्युत को देखता है। क्लियर? वहीं तीसरा आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन 3 भागों में डिवाइड किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पॉइंट ये है उसी से अकॉर्डिंग, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 25 अगस्त 1980 को हुई थी और कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत। क्लियर? किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? 1956, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था पेंट माई सिटी अभियान। ठीक, पेंट माई सिटी अभियान जो भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था, ये कहाँ पर, ये प्रश्न इतना पूछा था। तो पेंट माई सिटी अभियान जो है आपका प्रयागराज में स्टार्ट किया गया था, वहाँ पर ये इसको चलाया गया था। ये चलाया गया था महाकुंभ के दौरान। क्लियर? इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयागराज के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग निकाल कर लाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में आप याद रखेंगे व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है आपकी, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाइट टाइगर सफारी आपकी प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम याद रखेंगे कि प्रयागराज, देखो आजकल प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि इसकी बाउंड्रियों से ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला किस राज्य से सीमा साझा करता है, कौन-कौन से जिले इससे सीमा साझा करते हैं और मंडल वगैरह ये पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज मात्र एक राज्य से सीमा साझा करता है और वो आपका केवल मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। क्लियर? प्रयागराज की सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज से 6 जिलों से सीमा साझा करता है। प्रयागराज 6 जिलों से सीमा साझा करता है, याद रखेंगे कौन-कौन सा? चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर। ये 6 जिले प्रयागराज से सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं प्रयागराज 18 मंडलों में से आपका प्रयागराज एक मंडल है। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जिलों की अगर हम बात करें तो 14 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? कौन-कौन से जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं? स्वयं प्रयागराज आता है, प्रतापगढ़ इसके अंतर्गत आता है, कौशाम्बी आपका प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है और फतेहपुर। याद रखेंगे ये चारों ही जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT आपको कहाँ मिलेगा? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंपॉर्टेंट है, आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। भाई आपसे पूछा जाए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये आपका प्रयागराज में मिलेगा। क्लियर है? जिसे हम IIIT कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए जीबी पंत, जीबी पंत का मतलब है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे ये झूसी में है। झूसी में आपका क्या है? जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे क्या? नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में। देखो हरिश्चंद्र घाट नाम से तो वाराणसी में, बट आप याद रखेंगे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में। इसके अलावा मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। इंपॉर्टेंट है आपका जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्रशाला आपकी आनंद भवन में बनी हुई है और आपका प्रयागराज में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। क्लियर है? और ये आपका प्रयागराज में कहाँ पर? आनंद भवन में है। और आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में। ये भी एक प्रश्न बनता है। भाई आप जानते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कांच बालू उत्पादन में अग्रणी है आपका प्रयागराज। केंद्रीय अंतर स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं प्रयागराज में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की बात करें जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, ये भी पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ है।
तो याद रखेंगे अमिताभ बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ है? आपका प्रयागराज में हुआ है, हाँ, प्रयागराज में हुआ है। जबकि इनके पिताजी का नाम हरवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ है। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ है। इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ है। रामानंदाचार्य, क्लियर, रामानंदाचार्य इंपॉर्टेंट है, जो कबीर के गुरु जी हैं। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य जी का जन्म प्रयागराज में हुआ, याद रखेंगे। भाई नासिरा शर्मा का जन्म प्रयागराज में हुआ है। नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिंदी में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, कब मिला था? 2016 में। इंपॉर्टेंट किस रचना के लिए? पारिजात रचना के लिए नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इस बात को माइंड में सेट रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम अब इस तरफ डिस्कस करते हैं, आपसे पूछा जाए भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है? भारद्वाज आश्रम की बात करें तो ये आपका प्रयागराज में है। निराला गैलरी आर्ट की बात करें, निराला गैलरी आर्ट आपका प्रयागराज में है। राज्य पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आपका है? प्रयागराज में। और ये कब? 1910, ईयर भी याद रखेंगे। हिंदुस्तानी अकेडमी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना करना है हिंदुस्तानी अकेडमी को लखनऊ से। ये आपका कहाँ पर है? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तानी अकेडमी 1927 प्रयागराज, याद रखेंगे। भारतीय भवन पुस्तकालय पहले भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस करेंगे। 1889 ईस्वी को स्थापना हुई और भारतीय भवन पुस्तकालय है कहाँ पर? ये प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वैसे तो नाम में है, लेकिन ये रखने का प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इसकी स्थापना ईयर याद रखेंगे। 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूछा जाता है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और कब स्थापना हुई? 23 सितंबर 1887 को। इसके अलावा आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सैक हिगिनवॉटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में। सैक हिगिनवॉटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज, स्थापना ईयर 1910। 27 दिसंबर 2016 को ये डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित हो गई। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी बनी है ये कब? 27 दिसंबर 2016 को, याद रखेंगे। बाकी हम डिस्कस करें, अगर हम प्रयागराज में आपका इफ्को, इफ्को कहाँ पर है? इफ्को उत्तर प्रदेश में दोस्तों दो जगह है। एक आपका प्रयागराज में, कहाँ पर? फूलपुर में, ये याद रखना, फूलपुर कहाँ पर? प्रयागराज में। दूसरा आपका इफ्को है आमला में, और आमला कहाँ है? आपका बरेली में। क्लियर? इफ्को के कारखाने दो जगह हैं उत्तर प्रदेश में, फूलपुर और आमला। आमला की बात करें आपका बरेली में, वहीं फूलपुर आपका प्रयागराज में है। अगर और अदर पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। इसके अलावा याद रखेंगे सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी आपका प्रयागराज है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी आपका प्रयागराज है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप याद रखेंगे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला की अगर पूछा जाए तो 12 सीटों के साथ सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है आपका 12 प्रयागराज है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के टोटल सेशन अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कितने हुए, तो आप कहेंगे 9। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में टोटल सेशन की बात करें तो 9 सेशन हुए या अधिवेशन हुए, जिनमें से 3 अधिवेशन कहाँ पर हुए? 3 अधिवेशन आपके प्रयागराज में हुए, याद रखेंगे। उन 9 में से 3 सेशन आपके प्रयागराज में हुए। वो सेशन कौन-कौन से हुए, कब ईयर, किस वर्ष हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 1888 का सेशन आपका कहाँ हुआ? एक तो हिस्ट्री के तौर पर भी ये इंपॉर्टेंट है। 1888 का सेशन प्रयागराज में हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। क्लियर? प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भाई 1892 में एक सेशन हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखेंगे। 1910 में भी आपका प्रयागराज में सेशन हुआ और आर.सी. दत्त, मतलब रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करें प्रयागराज के, तो बेड़ी माधव मंदिर कहाँ पर है? बेणी माधव मंदिर आप प्रयागराज बताएंगे। पाताल मंदिर कहाँ है? आपका प्रयागराज में है।
मनकामेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है। मनकामेश्वर मंदिर आपका प्रयागराज में है। नागवा सुकी, ठीक है, नागवा सुकी मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? प्रयागराज में मिलेगा। प्रयागराज की अगर हम इम्पोर्टेंट महोत्सव की बात करें, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर? आपका प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ये महोत्सव है वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका प्रयागराज में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर आपसे ये प्रश्न ये एग्जाम में आ चुका है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? क्लियर? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में हुई, इस बात को याद रखेंगे। इसकी स्थापना ईयर की बात करें तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इस समिति का नाम क्या था पहले? किस नाम से हुई थी इसकी स्थापना? कटरा सहकारी दुग्ध समिति नाम से हुई थी। क्लियर? कटरा सहकारी दुग्ध समिति के नाम से दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में 1907 में। इसका इस सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? तो इसका रजिस्ट्रेशन 1913 में हुआ। 1907 में बनी, 1913 में रजिस्ट्रेशन हुआ। और किस एक्ट के तहत हुआ? सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। क्लियर? इतना प्रयागराज के बारे में जाना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा प्रयागराज से रिलेटेड कुछ करंट के प्रश्न और डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए राज्य का पहला, ये भी पॉइंट अब मुख्य बिंदु है, राज्य का पहला फ्लोटिंग वातानुकूल रेस्टोरेंट कहाँ पर बना है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य का पहला है। और किस प्रकार का रेस्टोरेंट है? ये आपका फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट है। ये आपका कहाँ पर बना? प्रयागराज में बना। इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे बनाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के किनारे राज्य का पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट बनाया गया है। क्लियर? ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया गया है? यूपीएसटीडीएस द्वारा बनाया गया है। यूपीएसटीडीएस का मतलब है उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 2023 को राज्य का पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? इस बात को याद रखेंगे। तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। ये 16 जुलाई 2024 को किया गया। एग्जाम में ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान प्रयागराज में आयोजन किया गया। ये अपने आप में दूसरा कार्यक्रम है। क्लियर? ये दूसरा कार्यक्रम है। तो अगर हम इसकी पहले कार्यक्रम की बात करें तो पहले कार्यक्रम की इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2024 को न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा की गई थी। ये अगर आपका प्रयागराज में किस जगह ये सम्मान किया गया? ये इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इतने फैक्ट थे प्रयागराज से रिलेटेड और भी आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई पॉइंट मिस होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चरकुला नृत्य पूछा गया था कि किस क्षेत्र से संबंधित है? आप जानते हैं कि चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का एक नृत्य है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नृत्य की बात करें, कजरी नृत्य की बात करें तो कजरी आपका मिर्जापुर और पूर्वांचल का है। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया था वहाँ पर हमारे द्वारा गलती से ब्रजभूमि बता दिया गया था, तो वहाँ पर गलत था, उसके लिए हम सॉरी। तो आप याद रखेंगे मिर्जापुर और पूर्वांचल में। क्लियर? कर्मा नृत्य की बात करें मिर्जापुर और सोनभद्र का ये नृत्य है। वहीं चौरसिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, जौनपुर का है। पायडंडा सहरा राई और इसके अलावा आप याद रखेंगे दीपावली। क्लियर? ये नृत्य कहाँ के? ये आपके बुंदेलखंड के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी पॉलिसी से प्रश्न पूछा गया था 2022। प्रश्न ये पूछा गया था कि इस नीति के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको कितने % सब्सिडी और अधिकतम रुपए एक्स फैक्ट्री लागत पर दिए जाएंगी? ये पूछा था। तो सब्सिडी के रूप में 15% सब्सिडी दी जाएगी और अगर रुपयों की बात करें तो अधिकतम 5,000 रुपये दिए जाएंगी। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है? तो दो पहिया अगर आप दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इस पॉलिसी की रूप में इस पॉलिसी के तहत आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा या सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आपको अधिकतम 5,000 रुपये तक दिए जाएंगे। क्लियर है? याद रखेंगे एक्स फैक्ट्री पर
ठीक है? इसके अलावा और हमें क्या याद रखना होगा ये हम जानें, तो 3 पहिया अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो कितनी सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम रुपए कितने दिए जाएँगे? ये इम्पोर्टेंट है। 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको 15% सब्सिडी दी जाएगी। रुपयों की बात करें तो अधिकतम 12,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में दिए जाएँगे। वहीं अगर आप 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी के रूप में 15% दिया जाएगा। अधिकतम रुपए की बात करें, तो अधिकतम 1 लाख रुपए दिया जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे। अगर आप ई-बसें खरीदते हैं जो आपकी गैर सरकारी हैं, तो सब्सिडी के रूप में आपको 15% दिया जाएगा। रुपए की बात करें तो अधिकतम आपको 20 लाख रुपए दिया जाएगा। अगेन आप याद रखेंगे ये एक्स फैक्ट्री लागत पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप ई-माल वाहन खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी के रूप में 10% और रुपयों की बात करें अधिकतम 1 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। बाकी आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हर जगह 15% है। सिर्फ ई-माल वाहन खरीद रहे हैं तो आपको 10% है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी आप 15% का डिस्काउंट सॉरी सब्सिडी दी जा रही है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 की बात करें, पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कितने प्रतिशत जनसंख्या है, ये पूछा गया था। क्लियर? अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें, तो 19981234 ये इतनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। परसेंटेज की बात करें, तो पुरुष की कितने प्रतिशत है, याद रखेंगे। यहाँ तो महिलाओं का पूछा था, आप पुरुषों को भी याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरुष की बात अगर हम बात करें, तो 52.29% 52.29% पुरुष हैं, जबकि 47.7% उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं। क्लियर? 52.29% आपकी आपके पुरुष हैं, जबकि 47.7% महिलाएं हैं। भाई अगर हम 0 से 6 आयु वर्ग की परसेंटेज की बात करें, क्लियर? तो उत्तर प्रदेश में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चों की अगर हम बात करें, तो 15.41% 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। भाई आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें, तो प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। याद रखेंगे प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। प्रयागराज को आप इलाहाबाद करके याद रखें। ठीक? तो क्या हम बता रहे हैं, जितने भी तीनों ही बाद वाले टॉप 3 जो हैं वो बाद वाले हैं, जैसे इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। क्लियर है? और सभी की देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी 5 अक्षर वाले शब्द हैं, इसे लिंक कर सकते हो। ठीक है? भाई अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें, तो महोबा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। दूसरे नंबर पर चित्रकूट है और तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमीरपुर है। ये तीनों ही आपके दक्षिण के जिले हैं, याद रखेंगे महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है? एमसीएच करके याद रख सकते हैं। एमसीएच महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें, तो प्रयागराज सर्वाधिक है, फिर आपका मुरादाबाद और फिर आपका गाजियाबाद। प्लस सेम सीक्वेंस है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। भाई अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला, यहाँ पर बदल गया है। प्रयागराज तो सबसे अधिक है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें आजमगढ़ और तीसरे नंबर पर जौनपुर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी और टप्पा गायिका कौन है? तो बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी और टप्पा गायिका ऑप्शन में दिया गया था रसूलन बाई। क्लियर है? तो रसूलन बाई का संबंध किससे? बनारस घराना से। इसके अलावा बनारस घराना से इम्पोर्टेंट हम महिलाओं की बात करें, राजेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी और बागेश्वरी देवी। ये हमने सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे स्वरी देवी, स्वरी देवी, स्वरी देवी, ठीक इनका संबंध किससे? बनारस घराना से। राजेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी और आपका बागेश्वरी देवी। इमामबाई, चित्राबाई, छोटी मैना, बड़ी मैना और गिरजा देवी। क्लियर है? वहीं हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि यूपीएसडब्ल्यूसी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में कहें उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, ये पूछा गया था कि इसको किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है, मैनेज किया जाता है।
तो ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। इसका आंसर ये होगा। क्लियर? ये तो प्रश्न पूछा गया था। अगर हम यूपीएसडब्ल्यूसी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 1958 को उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। ये है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका लखनऊ में है, याद रखेंगे। और ये शासकीय संरचना, इसकी शासकीय संरचना की बात करें, केंद्र और राज्य सरकारों की इस पर नियंत्रण है, इसको देखता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962, क्लियर है? ठीक है, ये 1962 का एक्ट जो है किसको रिप्लेस किया है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 को रिप्लेस कर दिया गया है। अब नया एक्ट आ गया है जिसका नाम है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962। दरअसल यूपीएसडब्ल्यूसी की अगर हम स्थापना की बात करें किस एक्ट के तहत हुई, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1956 के तहत यूपीएसडब्ल्यूसी की स्थापना की गई थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों, इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 ने। इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया था, नन ऑफ दीज इसका आंसर था। क्लियर? लेकिन हम याद रखेंगे, हमें चीजें याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 31 है। क्लियर है? वहीं सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं? 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश की हैं, याद रखेंगे। जिनमें से अगर आपसे पूछा जाए एससी कैटेगरी की कितनी है, तो 17 सीटें एससी कैटेगरी की हैं, जबकि एसटी कैटेगरी की एक भी सीट नहीं है, याद रखेंगे। स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जा सकता है। क्लियर है? भाई अगर हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। इन 403 में 84 सीट एससी कैटेगरी की रिजर्व हैं, वहीं 2 सीटें एसटी की इंपॉर्टेंट है। वो 2 सीटें कौन-कौन सी हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 403 सीटों में 84 सीटें तो एससी वर्ग की हैं, वहीं 2 सीटें एसटी की हैं। एसटी में अगर हम बात करें, ओबरा आपकी रिजर्व है और आपका दुद्धी, ठीक है, दुधुई, ठीक, ये 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। भाई अगर हम विधान परिषद की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, या सीटों की बात करें, तो 100 है। क्लियर? इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत था, तब उस टाइम उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर सीताराम इंपॉर्टेंट है, प्रथम सभापति थे। ये कब बने थे? ये 19 अगस्त 1925 को बने थे और 9 मार्च 1949 तक रहे। जब उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा, तब विधान परिषद के प्रथम सभापति, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति के रूप में पूछा जाए तो श्री चंद्रभाल, जबकि संयुक्त प्रांत के रूप में पूछा जाए तो आप सर सीताराम जी को मारेंगे आंसर। करेक्ट? भाई अगर हम श्री चंद्रभाल जी की बात करें, तो ये 10 मार्च 1949 को बने थे, क्योंकि 9 मार्च 1949 को इन्होंने पद छोड़ा। 25 जनवरी 1950 तक रहे, फिर अगेन ये बने 5 मई 1958 तक। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम आप नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न पूछा था। अटल युवा महाकुंभ। अब महाकुंभ जानकर आप ये ना समझना कि ये प्रयागराज में हुआ होगा, नहीं। इसका उद्घाटन लखनऊ में किया था। क्लियर? और किनके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी द्वारा और राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये बात याद रखेंगे। और कब किया गया था? 24 दिसंबर 2024 को अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में किया गया था। अब हम लखनऊ को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक लखनऊ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग चूंकि ये करंट का प्रश्न था, यहाँ पर हम लखनऊ से इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड बनेंगे। क्लियर? तो हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, किसका हम बात करें? उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन ये आपका लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। और ये विश्व बैंक और गेट्स फाउंडेशन द्वारा कराया गया। कब हुआ था?
नवंबर 2024 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 लखनऊ में। इसके अलावा याद रखेंगे, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? पूछा जा सकता है। तो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया और सीएम योगी जी द्वारा किया गया और 21 अगस्त 2024 का इसका अनावरण किया गया। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ? 1 जनवरी 2024 को राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया 1 जनवरी 2024 को। ये इस राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन क्यों किया गया? इसकी अगर हम बात करें तो आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए, क्लियर, कोई आपदा आए उससे पहले आपको चेतावनी दे दी जाए, इसके लिए राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। क्लियर। रामायण पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? याद रखेंगे, रामायण पार्क आपकी लखनऊ में बनेगी, ये भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें, वीरंगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वीरंगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। इसके अलावा आप याद रखेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया 20 जुलाई 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई। ये कहाँ पर की गई? ये कुकरेल नदी के तट पर की गई और ये आपका कुकरेल नदी के तट पर कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखेंगे। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान कहाँ पर लागू चलाया गया? ये आपका लखनऊ में चलाया गया। इसमें क्या हुआ? रिकॉर्ड एक दिन में 36.51 करोड़ पौधों को लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, कितने पौधे लगाए गए थे? 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए थे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान के तहत। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें, नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण आपका गोमती नदी के तट पर लखनऊ में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछा जाए, भारत कृषि 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्लियर। भारत कृषि 2024 का आयोजन आपका वृंदावन मैदान लखनऊ में किया गया। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर और याद करने को मिला, सीख जानने को मिला कि वृंदावन मैदान कहाँ है आपका? ये आपका लखनऊ है, ना कि वृंदावन मथुरा में। क्लियर। इसका आयोजन कब हुआ? 25 नवंबर 2024 को उद्घाटन इसका किया गया सीएम योगी जी द्वारा। इस कृषि भारत 2024 का पार्टनर कंट्री पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, पार्टनर कंट्री कौन सा है? नीदरलैंड्स इसका जो है पार्टनर कंट्री है। इसका नया नाम क्या है? इस कृषि भारत 2024 का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत। क्लियर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन आपका अवध शिल्प ग्राम में हुआ और ये कहाँ पर? आपका लखनऊ में। अवध शिल्प ग्राम की अगर हम बात करें तो ये लुलु मॉल के थोड़े ही पास में है। ठीक, G20 चौराहा करके एक जगह है, वहाँ पर ये बना हुआ है। इसको देखा है हमने तो इसलिए बता दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली, क्लियर, क्या है? ये उत्तर प्रदेश की पहली है, इसलिए ये एग्जाम दृष्टि इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू कहाँ की गई? ये आपकी लखनऊ में की गई है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से इससे ये बन सकता है, ये कितने यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं? ये 65 यात्री बस है। यात्रा तो आप जानते हैं कि अभी सीटें से ज़्यादा ही यात्रा हम लोग करते हैं। तो मेनली याद रखेंगे 65 यात्री बस है। अगर इसमें एफ का मतलब फीमेल टिकट पर 50% की छूट मिलेगी फीमेल को। अगर आप डिजिटल भुगतान करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि शामली की सीमा किस राज्य से लगती है? मात्र ये प्रश्न पूछा गया था। सरल है, आप जानते हैं कि शामली की सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है, हरियाणा से। याद रखेंगे, शामली की सीमा एक राज्य से लगती है, वो है आपका हरियाणा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिलों से कितनी सीमा साझा करता है, शामली 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी बिंदु याद रखेंगे, जिनमें से आपका सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर। क्लियर। शामली 3 जिलों से सीमा साझा करता है, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर। क्लियर है। आपसे आप पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला सहारनपुर है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। क्लियर।
सहारनपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है शामली। क्लियर? शामली का गठन कब हुआ था? क्लियर? शामली राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब शामली का गठन हुआ था 28 सितंबर 2011 को हुआ था। क्लियर? 28 सितंबर 2011 को शामली का गठन हुआ और ये प्रबुद्ध नगर नाम से हुआ था। क्लियर? पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। अभी कासगंज वाला पीछे सेट में हमने किया था। क्लियर? कि कासगंज को काशी नगर के नाम से गठित किया गया था। क्लियर है? तो शामली का गठन की अगर हम बात करें तो शामली का गठन प्रबुद्ध नगर नाम से हुआ था 28 सितंबर 2011 को। और ये किस जिले से अलग होकर बनाया गया था या किस जिले के भाग को काटकर शामली डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था? मुजफ्फरनगर से अलग होकर शामली जिले को बनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। फिर आगे क्या हुआ, जुलाई 2012 में अगेन इसको नाम शामली कर दिया गया। क्लियर है? तो शामली का गठन प्रबुद्ध नगर नाम से हुआ था, याद रखेंगे। या पूछा जा सकता है कि किस जिले को प्रबुद्ध नगर कहा जाता था, तो आप कहेंगे शामली को कहा जाता था। क्लियर है? वही अगर हम शामली के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो लौह कला इंपॉर्टेंट है। लौह कला यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। कैराना और चौसाना यहाँ पर स्थल है, याद रखेंगे। इसके अलावा शामली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बन रहा है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका शामली में बन रहा है। क्लियर? उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये आपका शामली में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कितनी लागत की अगर हम बात करें तो 726 करोड़ रुपए लागत से स्थापित होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था मैचिंग में। दरअसल दिया था राज्य और सॉरी जिले दिए थे और उनके बांध दिए थे कि कौन सा बांध किस जिले से संबंधित है। क्लियर है? गलत पूछा था कि कौन सा जो है नहीं संबंधित है, तो ललितपुर दिया था। तो अब हम लोग याद रखेंगे ललितपुर के इंपॉर्टेंट बांध। जामनी बांध याद रखेंगे, ललितपुर का है। रोहिणी बांध कहाँ का है? ललितपुर का है। शहजाद बांध आपका कहाँ है? ललितपुर का है। सजनाम बांध आपका कहाँ है? ललितपुर का है। माता टीला बांध कहाँ है? ललितपुर का है। ये सभी बांध इन्हीं बांध के नाम नदियों पर हैं, जामनी नदी, रोहिणी नदी, शहजाद नदी और सजनाम नदी। भाई अगर हम बात करें माता टीला बांध कहाँ पर है, माता टीला बांध की अगर हम बात करें तो माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर? ये ललितपुर में है। भाई अगर हम गोविंद सागर बांध की बात करें, गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर में इंपॉर्टेंट है और ये शहजाद नदी पर बना हुआ है। क्लियर? अगर हम सोनभद्र की कुछ डैम की बात करें तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम आपका रेंद्र नदी पर है, ये है कहाँ पर? सोनभद्र में। ये पूछा जा चुका है कि गोविंद बल्लभ सागर जो डैम है वो सोनभद्र में तो है, सोनभद्र में किस जगह पर है? तो ये पीपरी नामक जगह पर है। क्लियर? भाई आपसे पूछा जाएगा ओबरा डैम कहाँ है? ओबरा डैम भी आपका सोनभद्र में और ये आपका रिहंद नदी पर है, याद रखेंगे। कनर बांध आपका कनर नदी पर है और ये कनर बांध है कहाँ पर? रॉबर्ट्सगंज में है, सोनभद्र में है। इसके अलावा याद रखेंगे मुईरपुर बांध कहाँ पर है? मुईरपुर बांध आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे। वही ऑप्शन में झांसी भी था। झांसी की अगर हम बात करें तो परीक्षा बांध कहाँ पर है आपका? झांसी में है, बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुकमा डुकमा बांध इंपॉर्टेंट, सुकमा डुकमा बांध आपका झांसी में है, ये भी आपका बेतवा नदी पर है, याद रखेंगे। पथराई बांध इंपॉर्टेंट, पथराई बांध आपका झांसी में पथराई नदी पर है। लहचूरा बांध, दरअसल दोस्तों क्या है कि लहचूरा बांध भी ऑप्शन में था और उसके सामने झांसी था, लेकिन आयोग ने तो पूछा था नहीं है, तो इसको भी उसने सही मान लिया है, लहचूरा बांध को झांसी में। लेकिन जब हमने इसको सर्च किया, हमें डाउट था तो इसको हमने सर्च किया, तो ये आपका महोबा में गूगल में दिखा रहा है। क्लियर है? कहीं भी झांसी नहीं मिला और ये लहचूरा बांध आपका दसान नदी पर है, महोबा पर स्थित है। उर्मिला बांध भी आपका कहाँ है? महोबा में, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी कोई रिवाइज आंसर की आएगी तो हम आपको अपडेट कराएंगे टेलीग्राम पर। क्लियर है? पीली बांध कहाँ पर है? पीली बांध आपका बिजनौर में है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा था, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 से संबंधित पूछा था और प्रश्न ये पूछा गया था कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत कौन से स्थल आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी सर्किट अभी याद करेंगे। क्लियर है? उससे पहले हम जाने कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति कब आई? 2022 में अभी नई नीति आई जो लागू है। इसको मंजूरी कब मिली?
तो 16 नवंबर 2022 को इस नीति की मंजूरी मिली। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 ये किसकी जगह ली है या किस नीति को इसने रिप्लेस किया है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 की जगह में 2022 की नीति आई है। ये नीति जो है 5 वर्षों के लिए गठित की गई है। 5 वर्षों के लिए ये नीति फॉलो की जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। इस नीति के तहत गंतव्य शामिल स्थान की अगर हम बात करें, कौन-कौन से गंतव्य हैं, कौन-कौन से सर्किट हैं, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपका आता है रामायण सर्किट आता है, महाभारत सर्किट देखेंगे, कृष्ण ब्रज सर्किट देखेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट। एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट सर्किट आपको याद होने चाहिए। कौन-कौन सा? रामायण, महाभारत सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट है, आपका बुंदेलखंड सर्किट है, जैन सर्किट है और आपका शक्तिपीठ सर्किट है। इन्हीं सर्किट में से भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा इस नीति के तहत सर्किट नहीं है या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब किस सर्किट के अंतर्गत कौन से स्थल हैं, ये याद रखेंगे। अगर हम रामायण सर्किट की बात करें, तो रामायण सर्किट आपका कौन-कौन से स्थल है रामायण सर्किट के अंतर्गत? अयोध्या, चित्रकूट, नंदीग्राम और सिंहवेरपुर। इंपॉर्टेंट है। अयोध्या, चित्रकूट, नंदीग्राम और सिंहवेरपुर ये स्थल रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम महाभारत सर्किट की बात करें, जो एग्जाम में पूछा गया था, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी ये आपका महाभारत सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम कृष्ण ब्रज सर्किट की बात करें, तो कृष्ण ब्रज आप जानते हैं कि अब्रज क्षेत्र के होंगे। इसमें आपका मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और आपका गोकुल कृष्ण ब्रज सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट वाला तो याद करना सरल है। ये गौतम बुद्ध जी के स्थल से ही संबंधित है, जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ कृत्य किए हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लुम्बिनी में, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, तो लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आता है। बोध गया बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। वहीं अगर हम सारनाथ की बात करें, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इस बात को याद रखेंगे। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये स्थान बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। भाई हम बुंदेलखंड सर्किट की बात करें, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपका बिठूर आता है। बिठूर आपका बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। चित्रकूट इसके अंतर्गत आता है। झांसी बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है। कालिंजर बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है। महोबा इसके अंतर्गत आता है। देखो ये सभी तो जिले समझ में आते हैं। चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कालिंजर हो गया, महोबा, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र के ही जिले हैं, स्थान है। जबकि बिठूर की बात करें तो बिठूर तो कानपुर में है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिठूर किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। वहीं जैन सर्किट की अगर हम बात करें, मथुरा आपका जैन सर्किट से संबंधित है। वृंदावन जैन सर्किट के अंतर्गत आता है। हस्तिनापुर जैन सर्किट के अंतर्गत आता है। और बहलना ये आपका जैन सर्किट के अंतर्गत आता है। वहीं हम शक्तिपीठ सर्किट की बात करें, तो जितने भी देवी मंदिर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। विंध्यवासिनी देवी ये सर्किट के अंतर्गत आता है। शक्तिपीठ सर्किट के अंदर ये है कहाँ पर? विंध्याचल में। ज्वाला देवी मंदिर आपका कहाँ है? सोनभद्र में। ये आपका शक्तिपीठ के अंतर्गत आता है। सीता समाहित स्थल शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत आता है, कहाँ पर है? भदोई में। ये पर्टिकुलर स्थान भी याद रखेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि सीता समाहित स्थल है कहाँ पर? भदोई में। अलोपी देवी कहाँ पर है? अलोपी देवी मंदिर की बात करें, ये आपका प्रयागराज में। कड़ावासनी की बात करें तो कौशाम्बी। पाटेश्वरी देवी आप जानते हैं बलरामपुर। ललिता देवी नैमिषारण्य। शाकुंभरी देवी मंदिर आप जानते हैं कहाँ पर है? सहारनपुर में। कात्यायन देवी मंदिर की बात करें तो ये आपका मथुरा में। माँ शीतला चौकिया धाम आपका जौनपुर में। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे और याद भी कर लेंगे। 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा था कि मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति क्यों चालू की गई थी? ठीक है। तो अगर मिशन शक्ति की बात करें, तो मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। मिशन शक्ति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 17 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इस किस लिए किया गया था? ये महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से किया गया था। वहीं अगर हम वर्तमान में बात करें, तो वर्तमान में इसका 5वां चरण शुरू हुआ था। अक्टूबर 2024 में सीएम योगी द्वारा मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू किया गया था। मतलब क्यों शुरू किया गया? इसके थीम याद रखें या इसका मुख्य वक्तव्य याद रखेंगे। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इस मिशन का मेन उद्देश्य है। यही इसकी 2024 की थीम थी।
ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इन फैक्ट को याद रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा था, यूपीएसआरएलएम, ठीक, यूपीएसआरएलएम ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत एससी/एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? ये पूछा था किसके द्वारा? यूपीएसआरएलएम। यूपीएसआरएलएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन ने एसटी/एसटी के लिए कितने रुपए आरक्षित किए हैं? किसके तहत? रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत। तो याद रखेंगे 2250 रुपए, इंपॉर्टेंट है। एससी/एसटी के लिए फंड कितना है? 2250 रुपए। भाई सामान्य शहरी के लोगों के लिए अगर हम बात करें, ये भी याद रखेंगे, 1500 रुपए याद रखेंगे। अगर हम यूपीएसआरएलएम की बात करें, इसकी लॉन्च ईयर क्या है? ये कब गठित हुई या मिशन लिए लॉन्च हुआ? तो मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, कोरोना काल के दौरान। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि वक्त खान का संबंध किस जिले से है? तो वक्त खान का संबंध बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजनौर में हुआ था। ये थे कौन? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा ऑप्शन में अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो काकोरी 9 अगस्त 1955 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। क्लियर? तो जिसके तहत अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। भाई अशफाक उल्लाह खां का जन्म की बात करें तो शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? शाहजहांपुर में। इनकी फांसी दी गई थी फैजाबाद में। क्लियर है? अगला प्रश्न ये है, फतवा ए जहांदारी, क्लियर, पूछा गया था फतवा ए जहांदारी किन के द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय। तो फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई। भाई अगर हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बुलंदशहर में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ, याद रखेंगे। ये एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहे। तारीख ए फिरोज शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई, याद रखेंगे। भाई एक ऑप्शन में अबुल फजल भी थे। अबुल फजल की बात करें तो ये इन्होंने अकबरनामा लिखी। आगरा में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा शेख फैजी भी थे। शेख फैजी का जन्म भी आगरा में हुआ। अगला प्रश्न रचनाओं से संबंधित था, तो याद रखेंगे। अनामिका रचना किनकी है? अनामिका रचना निराला जी की है। निराला जी को असली नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला जी के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अनामिका आपकी निराला जी की है। झूठा सच, झूठा सच जो है आपका यशपाल जी की रचना है। भाई हरवंश राय बच्चन जी की बात करें तो मधुशाला हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सहरिया जनजाति से रिलेटेड था। पूछा गया था कि सहरिया जनजाति कहाँ की है? ये आपके ललितपुर की है। चेरो जनजाति आपको सोनभद्र और वाराणसी में देखने को मिलती है। बाकी सोनभद्र आप जानते हैं कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। यहाँ पर आपको बैगा जनजाति देखने को मिलती है, भुइया जनजाति देखने को मिलती है, परैया जनजाति देखने को मिलती है, अगरिया देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, पटारी जनजाति आपको सोनभद्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था और आज का ये अंतिम प्रश्न है। पूछा गया था कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो इलाहाबाद से स्थानांतरित हुआ था लखनऊ में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और रखेंगे राजधानियों के बारे में। देखो आपका 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो आगरा थी। फिर आगरा से राजधानी शिफ्ट हुई प्रयागराज। ये सिक्वेंस रखेंगे। कब? 1858 में। 1858 में आगरा से राजधानी प्रयागराज शिफ्ट हुई। ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? फिर 1920 ईस्वी में प्रयागराज से राजधानी शिफ्ट हुई लखनऊ में। कब हुई? 1920। आने वाले समय में हो सकता है कि ईयर भी पूछा जा सकता है। याद रखेंगे। 1836 में आगरा थी। 1858 में आगरा से शिफ्ट हुई प्रयागराज। फिर 1920 में प्रयागराज से शिफ्ट हो गए लखनऊ। फिर अगेन 1935 को लखनऊ राजधानी पूर्व रूप से बना दी गई। पहले ये आंशिक रूप से बनी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न थे 20 आए हुए होम्योपैथिक में। उम्मीद करता हूँ आपको जो डिटेल दी गई है, जो आपको क्लासेस में कंटेंट मिला है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह से और आगे पढ़ाया जाए, आप अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।